हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर पिछले 7 दिन का, मतलब 12-13 जून से लेके 18-19 जून तक का जो भी डेवलपमेंट हुई उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला है कि डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज। आप जानते हैं बालासोर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 280 लोगों की जानें चली गई। तो उसी के देखते हुए कैग की रिपोर्ट आई है। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज। ठीक है। सो दिस रिपोर्ट फ्लैग्ड सेवरल शॉर्टकमिंग्स एंड प्रोवाइडेड मल्टीपल रिकमेंडेशंस टू इंप्रूव द सेफ्टी ऑफ द रेलवे। तो ये बताती है क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है जिससे कि सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पर है कि एरिया ऑफ द इंप्रूवमेंट एंड द शॉर्टकमिंग्स क्या है कि फेलियर्स इन कंडक्टिंग प्रॉपर इंस्पेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट कि ये होता है कि इंस्पेक्शन हम टाइम पर नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर ढंग से इंस्पेक्शन नहीं हो पाता है। फेलियर इन सबमिटिंग एंड एक्सेप्टिंग इंक्वायरीज रिपोर्टिंग आफ्टर एक्सीडेंट। दूसरा ये बताया है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके ऊपर जो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो रिपोर्ट आनी चाहिए, उसको हम लोग ठीक से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर आता है लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और जब भी कुछ हुआ है, गलत हुआ है, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रीजन, सब कुछ चीजें चेक होनी चाहिए। एंड एनालिसिस हिंडर द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट इंसिडेंसेस। एक बार एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हमने सीखा नहीं, दोबारा सेम एक्सीडेंट सेम प्रॉब्लम से होता रहता है। तो ये वाली बात करती है रिपोर्ट। फिर आता है इनएडुकेट यूटिलाइजेशन ऑफ द डेडिकेटेड रेलवेज फंड। मतलब ये है कि रेलवेज ने आप जो डिपार्टमेंट को लेट्स से कि 100 रुपीज दिए हैं तो 100 रुपीज यूज नहीं किए जाते हैं, तो इसको बोला जाता है इनएडुकेट यूटिलाइजेशन। फिर आता है डिक्लाइनिंग इन फंडिंग फॉर ट्रैक रिन्यूअल। और दूसरा ये है कि ट्रैक को रिन्यू करने के लिए जो फंड आने चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम दिया जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जिनसे एक्सीडेंट वगैरह ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये दिखाता है कि इसमें एक लेक्चर दिया हुआ है कि डिरेलमेंट एंड द रेल ऑफ द बैड ड्राइविंग। ये बात करते हैं कि अमंग द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिरेलमेंट द रिपोर्ट एम्फसाइज द रोल ऑफ द बैड ड्राइविंग एंड ओवर स्पीडिंग। तो ये देखा गया है कि बैड ड्राइविंग होती है और ओवर स्पीडिंग की जाती है जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इट स्टेटेड दैट 154 एक्सीडेंट आउट ऑफ द टोटल 1129 डिरेलमेंट। तो लगभग 1100 में से आप देखेंगे तो लगभग 150 जो एक्सीडेंट हुए हैं वो ओवर स्पीडिंग से या फिर ड्राइवर की कमी की वजह से हुए हैं। वो एट्रीब्यूटेड टू दी लोको पायलट्स द अंडरस्कोर द नीड टू फॉर बेटर ट्रेनिंग। इसके लिए क्या जरूरत है? ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, काम कैसा हो रहा है, एंड द स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द सेफ्टी प्रोटोकॉल। और एक जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए गए उनको प्रॉपर एडहेरेंस करने की जरूरत है, जिससे कि इन फ्यूचर कोई एक्सीडेंट ऐसा हो रहा है तो उनको कम करा जा सके या फिर परफेक्ट कंडीशन तो ये होगी कि इन फ्यूचर कभी हो ही ना। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, व्हाट इज खाप पंचायत। देखिए खाप पंचायत न्यूज में क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी एक रेस्लर का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो खाप वालों ने बोला है कि हम जो प्लेयर्स हैं उनके कोर्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर खाप पंचायत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखते हैं क्या चीज है। सो खाप होते क्या है? इट्स इन्फ्लुएंशियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इन नॉर्थ इंडिया, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलते हैं ज्यादातर। प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन सेटिंग डिस्प्यूट एंड शेपिंग सोशल कस्टम्स। तो बीच में कोई दो पार्टीज हैं, आपस में लड़ाई हो रही, डिस्प्यूट हो रहा है, तो उनको ठीक करते हैं, उनको एक मीडिएशन का रास्ता दिखाते हैं। एंड शेपिंग सोशल कस्टम, और आज के जो कल्चर होता है, कस्टम होता है, उनको भी प्रिजर्व करने काम करते हैं। विद देयर एक्सटेंसिव रीच एंड इम्पैक्ट दे हैव इमर्ज एज अ की प्लेयर ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। अब ऑफ कोर्स इनके ऊपर काफी कंट्रोल होता है, पॉपुलेशन का उनकी बात मानते हैं, तो पॉलिटिशियंस भी इनको काफी सपोर्ट करते हैं। तो अगर देखें, नॉर्थ इंडिया इज होम ऑफ द नियरली 300 मेजर खाप। तो देखा जाए तो लगभग 300 खाप है नॉर्थ इंडिया के अंदर, एम्फेसाइजिंग वेरियस रीजन्स एंड कम्युनिटीज। अलग अलग कम्युनिटीज की, अलग अलग रीजन्स की हैं। दिस खाप रूटेड इन दी स्टेट ऑफ हरियाणा में ज्यादा देखने को मिलेंगी, देन यूपी, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। इन एरियाज में आपको खाप पंचायत अच्छी खास देखने को मिलेगी। ड्राइव देयर इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद देम बेस्ड ऑन देयर गोत्रा एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो डिपेंड करता है खाप किस हिसाब से बनाई गई है, लाइक कि वो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया की हो, या हो सकता है कि जो खाप बनाई गई है पर्टिकुलर क्लैन की हो, मतलब गोत्र सिस्टम चलता है तो उनकी हो सकती है कि सेम गोत्र की ये चीज रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की पंचायत होती है, किसी को पनिशमेंट दी जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ वर्डिक्ट हैं, आपस में डिस्कशन हो रहा है, मीडिएशन करने की बात की जा रही है, लड़ाई होती है तो उनको ठीक उसके बीच का रास्ता निकालने की बात की जाती है। ठीक है। खाप हैज लॉन्ग बी रिकॉग्नाइज्ड एज द मीडिएटर इन सेटलिंग फैमिलियल एंड विलेज डिस्प्यूट। तो फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं, विलेज में लड़ाई होती है, उनको डिस्प्यूट को कंट्रोल करने काम आती है। दे आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग हार्मनी विद इन देयर कम्युनिटीज, वेदर इट इज कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू द लैंड। तो जमीन विवाद हो सकता है, मार्शल इशू हो सकते हैं, मैरिटल का मतलब शादीशुदा, शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डिवोर्स है, ये सब चीजें, और दी अदर फैमिली मैटर्स। खाप डिलिजेंटली वर्क टुवर्ड अचीविंग अ रेजोल्यूशन दैट सेटिस्फाई ऑल पार्टी इन्वॉल्व। तो देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि सही है, लेकिन एक्चुअली ये न्यूज में ज्यादा इसलिए रहते हैं कि उल्टे काम की वजह से रहते हैं। ये अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं कि जो उनकी माइंडसेट है वो काफी ऑर्थोडॉक्स है। लाइक वो ये कि इंटरकास्ट मैरिज को मना करते हैं और सेम गोत्र में शादी करने के लिए मना करते हैं। फिर
जो उनके सोशल कस्टम्स होते हैं उनको ज्यादा लाइक एक होता है ना कि पर्सनल राइट होता है, एक होता है कम्युनिटी राइट, तो कम्युनिटी राइट ज्यादा इंपोज करने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर नॉर्मली जो थिंकिंग है वो बैकवर्ड लुकिंग होती है, इसलिए हमेशा उल्टी चीजों में ज्यादा न्यूज में रहते हैं। सो खाप पोजेस द अथॉरिटी ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टीज सच एज सोशल बॉयकॉट। तो ये कहते हैं अगर आपने किसी दूसरी शादी ग्रुप में जाके दूसरी कास्ट में शादी करी तो बॉयकॉट कर दिया जाएगा, एंड मॉनेटरी फाइन्स लगाए जा सकते हैं एज अ मीन ऑफ द एनफोर्सिंग सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम। हाउएवर देयर प्रैक्टिसेस हैव बीन फेस क्रिटिसिज्म फॉर एंडोर्सिंग रिग्रेसिव सोशल कस्टम्स। तो जो पुरानी सोच है उसको इम्पोज करने के नाम पर ये ज्यादा बदनाम है। एंड अपोजिंग इंटरकास्ट एंड इंट्रागोत्र इंट्रा विलेज मैरिजेस। Critics argue that these actions contradict the principle of the equality। और ऑफ कोर्स अगर कोई एक कपल है और दोनों इंटरकास्ट हैं या फिर दूसरे रिलीजन में है, वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो उनका खुद का राइट है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को मना करता है और वुमेन्स राइट को कम दिए जाते हैं नॉर्मली इन चीजों में। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंशाइन इन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क, जबकि हमारा संविधान ये बात करता है कि वी आर फ्री, डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है, मेल फीमेल के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन सोशल कस्टम्स को प्रमोट करते हुए ये देखा गया है कि नॉर्मली वुमेन के जो राइट्स हैं उसको अंडरमाइन किया जाता है। तो बेसिक चीज क्लियर हो गई है। फिर आता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन नेक्रोफिलिया। देखिए अभी क्या हुआ है कि नेक्रोफिलिया केस आया है और कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला है, अभी हम बात करेंगे एक्चुअली केस क्या है। सो द कर्नाटका हाई कोर्ट रिसेंटली डिलीवर्ड अ सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट रिगार्डिंग अ कंट्रोवर्शियल केस इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए वुमन डेड बॉडी। एक्चुअली क्या था कि एक केस था, वहां पर एक वुमेन थी और उनकी डेड बॉडी के साथ किसी ने रेप किया, तो उसके ऊपर फिर केस हुआ है। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसके बारे में कुछ बताया है, देखते हैं क्या वर्डिक्ट दिया है। सो इन दिस केस बिफोर देख लेते हैं क्या केस था। विच इन्वॉल्व अ रेप एंड मर्डर इंसिडेंट्स ऑफ 20-year-old वुमेन। द कोर्ट हेल्ड दैट, तो उनके डेड बॉडी के साथ रेप किया उसने, उसके बाद कोर्ट के पास एक केस गया, तो कोर्ट ने ये बोला दैट द हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन डेड बॉडी डज नॉट फॉल अंडर द ऑफेंस ऑफ द रेप पनिशेबल। कि अगर कोई पर्सन किसी डेड बॉडी के साथ रेप करता है तो हम उसको रेप नहीं बोल सकते हैं अंडर आर्टिकल जो सेक्शन 376 है द आईपीसी का। द कोर्ट एक्विटेड दैट एक्यूज्ड ऑफ द चार्ज ऑफ द रेपिंग ऑफ द विक्टिम डेड बॉडी स्टेटिंग दैट देयर इज नो प्रोविजन इन आईपीसी टू पनिश सच एक्ट। तो ये बताता है कि जो सेक्शन 376 है उसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि हम उसको पनिशमेंट दे सकें, ठीक है। द कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट द डेड बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ह्यूमन और अ पर्सन। और कोर्ट ने ये बोला है कि कोई किसी डेड बॉडी है हम उसको एज अ ह्यूमन की तरह कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लीडिंग टू दी कंक्लूजन दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 375 जो कि रेप के लिए लगता है एंड 377 जो होता है अननेचुरल ऑफेंस के ऊपर लगता है, आप इस डज नॉट अप्लाई। तो जब हम उसको एज अ ह्यूमन ही कंसिडर नहीं करते हैं, एज अ पर्सन ही कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमको केस नहीं लगा सकते। द कोर्ट स्पेसिफिकली लेबल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ डेड बॉडी एज नेक्रोफिला, ठीक है, इसको नेक्रोफिला बोलते हैं। डिफाइनिंग इट एज एन मोर्बिड फैसिनेशन, साइकोलॉजिकल बीमार लोग होते हैं ऐसी चीजें, विद डेथ एंड द डेथ। It highlighted that necrophilia is not explicitly listed in the offense on the IPC। तो ये वाली बात आती थी कि जो कोर्ट के ऊपर क्या होता है, उनके पास एक संविधान होता है, उनके पास एक्ट्स होते हैं, उनके हिसाब से डिसीजन लेना होता है, अपने मर्जी से नहीं ले सकते हैं। तो इसके बारे में कोई लिखा नहीं है तो उसके ऊपर पनिशमेंट इस तरह से नहीं सुनाया जा सकता। देखते हैं कि इंटरनेशनल अप्रोच में क्या है, दुनिया में बाकी सब कंट्री क्या कर रहे हैं। While necrophilia is not specifically addresses in India, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है, लेकिन several countries including the UK, Canada, New Zealand, South Africa have legislation that prohibited sexual act with corpse। तो ये और कंट्रीज के अंदर इसके ऊपर एक्ट है। यूएसए यूनाइटेड किंगडम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2003 इंक्लूडेड नेक्रोफिला एज एन ऑफेंस मेकिंग सेक्सुअल पेनिट्रेशन ऑफ द कॉर्प्स पनिशेबल बाय द इम्प्रिजमेंट। तो ये है कि उसको सजा हो सकती है इम्प्रिजमेंट के नाम पर। यूके में, इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है। रिकमेंडेशन भी दी है कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट जो है कर्नाटका का रिकमेंडेड दैट द सेंटर कंसिडर अमेंडिंग सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। तो बोला गया है कि सेंटर को, केंद्र सरकार को, कि सेक्शन 377 को अमेंड कर दीजिए विच डील्स विद द अननेचुरल ऑफेंस टू इंक्लूड डेड बॉडीज और इंट्रोड्यूस अ सेपरेट पैनल प्रोविजन सेपरेट स्पेसिफिकली एड्रेसिंग नेक्रोफिला। तो बताया गया है कि अभी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन आप 377 चेंज कर सकते हैं या फिर सेपरेटली कोई नया एक सेक्शन डाला जा सकता है। द कोर्ट सजेस्टेड अ पेनल्टी ऑफ द इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 10 years विद अ फाइन ऑफ द नेक्रोफिला रिलेटेड ऑफेंसेस। और ये बात करते हैं कि 10 साल तक सजा इसमें होनी चाहिए। मोर एवर द कोर्ट एम्फेसाइज दैट नीड फॉर इनहेंस्ड रेगुलेशन इज मोटोरिटीज। तो इट इज डिजायर्ड टू इंस्टॉलेशन, ये वो देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरास लगाए जाए मोटरीज में, मेंटेनिंग द हाइजीन एंड द प्राइवेसी एंड इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द क्लिनिकल रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड सेंसिटाइजिंग मोटरी स्टाफ। तो ये चीज जरूरी है कि जो मोटरी के जो स्टाफ है उनको समझाना जरूरी है, उनको अवेयर करना जरूरी है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, जो डेड बॉडी आए उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, जिससे कि ये सब चीजें देखने को ना मिले।
फिर आता है मियावाकी फॉरेस्ट। अभी रिसेंटली में प्रेजेंटेशन तो हमारी 2 दिन पहले बन गई थी, लेकिन मैं इसे पढ़ रहा था तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके बारे में बात की है। तो ये आता है मियावाकी फॉरेस्ट में क्या है, इट इज एन एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो ये है कि एक देखिए अकीरा, एक नाम है अकीरा मियावाकी। ये जो नाम है ये जापानीज एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने इस टेक्निक को इजाद किया है और इस टेक्निक का नाम दिया है मियावाकी। इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत लेट्स से कि अर्बन एरिया है, एक शहर है, कोई सिटी है, वहां पर एक लैंड बचा हुआ है, कुछ खाली लैंड है, उसके ऊपर हम ऐसे फॉरेस्ट बना सकते हैं। और फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि 2-3 हमने प्लांट लगा दिए। इट लुक लाइक दिस थिंग कि बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट बनाया जा सकता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज अ मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक। सो इट इज एन एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, कर्ब पॉल्यूशन लेवल्स एंड इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ मुंबई। द Brihan Mumbai Municipal Corporation (BMC) has embraced the Miyawaki plantation method. This Japanese technique involved creating dense urban forests with small land parcel using the indigenous plant species. अभी दिखाता हूँ कैसा होता है। The success of this method can be seen in the transformation of the barren land into the thriving mini forest. तो ये है कि खाली लैंड पड़ी हुई है उसको हम लोग मिनी फॉरेस्ट बना सकते हैं। अब फॉरेस्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि कार्बन इमिशन कम होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर ऑक्सीजन दी जाएगी और कई सारी जो बायोडाइवर्सिटी को भी प्रमोट किया जाएगा। वो सिंपल होता है कि मान लीजिए कोई लैंड है अपने पास, उसके अंदर क्या होता है 3 से लेकर 4 डिफरेंट तरह की प्लांट्स लगाए जाते हैं जिनकी हाइट अलग अलग होती है। तो यहाँ पर लार्ज स्ट्रब्स लगा दिया, फिर यहाँ बड़े ट्रीज लगा दिए जिनकी हाइट में भी 8 to 10 मीटर हो सकती है, फिर लगता है ट्रीज लगा दिए, रैंडमली प्लेस किए जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रिड फॉलो नहीं करनी होती है। और ध्यान रखा जाता है कि काफी डेंस हो, मतलब जो सनलाइट ही होनी चाहिए, सनलाइट हमेशा ऊपर से आनी चाहिए। ऊपर से आने से फायदा क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, सीधे ग्रो करते हैं। तो इससे क्या होगा, धीमे धीमे अपने छोटे प्लांट्स लगाए फिर इस तरह से हो जाएंगे, उसके बाद आप अल्टीमेटली इस तरह के होते हैं। स्टार्टिंग के 2 से 3 साल हमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, उसके बाद ये सेल्फ सस्टेनेबल हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 50 ईयर्स। तो ये देखा गया है कि 10 टाइम्स ये फास्टर ग्रोथ होती है इन प्लांट्स की और 20 गुना ज्यादा डाइवर्सिटी है। लाइक और भी स्पीसीज जो है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। 30 टाइम्स डेंसर होता है। तो ये लोकल एरिया में लगाया जा सकता है और पार्टिसिपेटिव भी है, मतलब इसमें लोकल लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर एक आता है राइट टू चेंज वन नेम, एक नया करंट अफेयर है। इसमें क्या हुआ है कि द राइट ऑफ टू चेंज वन नेम्स हैज बीन सब्जेक्ट टू लीगल स्क्रूटनी इन रिसेंट केसेस। तो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड दिल्ली हैव रूल्ड दैट द राइट इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। देखिए आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, मतलब फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जिंदा रहने का अधिकार है, हमें देता है। तो उसके अंदर बहुत सारे, अब जिंदा रहने का मतलब होता है विद डिग्निटी एंड लाइक, तो इसमें क्या चीज होती है, बहुत सारी चीजें जाती हैं। लाइक राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंदर आता है। राइट टू प्राइवेसी हमारे संविधान में लिखा हुआ मेंशन नहीं एक्सप्लिसिटली, लेकिन इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि राइट टू लाइफ के अंदर ये सब आएगा। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट, राइट टू हेल्थ, राइट टू गुड इन्वायरमेंट। अब ये वाली बात आती है कि अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो राइट टू चेंज वन नेम, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। अगर वैसे रैगिंग आजकल होती नहीं है, लेकिन कहीं भी कॉलेज में आप जाएंगे और कहीं रैगिंग हो रही है तो आर्टिकल 21 के थ्रू केस डाला जा सकता है। तो आपका आर्टिकल 21 इसमें ब्रीच हो रहा है, ठीक है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि ये सबका राइट है, जो बंदा भी चाहे अपना नाम चेंज करा सकता है। एक्चुअली केस क्या था, केस को पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट केस था, इसके अंदर क्या है, सदानंद एंड ANR वर्सेस CBSE अदर केस था। तो एक्चुअली क्या था कि जो इनका सदानंद है उनका सरनेम हुआ करता था, सरनेम का नाम था मोची। तो मोची इन्होंने नाम चेंज करना चाहा कि लोग उनको ऐसे चढ़ाते हैं और ऐसा ऐसा बुली करना नहीं चाहिए। किसी का सरनेम है, मैं हमेशा चीज बोलता हूँ कि क्वालिटी शुड बी देयर। मैं एक मान लेता हूँ कि देयर इज अ वन पर्सन A एंड देयर इज अ पर्सन B। अकॉर्डिंग टू द कस्टम, अगर ए पर्सन मान लीजिए कि अपर वर्णा सिस्टम पैदा हुआ है, लाइक ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, एंड B जो है अनटचेबल में आता है, दलित में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बच्चा पैदा हुआ है, इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया कि उसमें पैदा हो गया है, इसके अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। और किसी जो बच्चा B है उसकी भी कोई भी गलती नहीं है कि उस फैमिली में हो। इट इज जस्ट चांस ऑफ द रैंडमनेस, और रैंडम ऐसा हो गया। तो किसी को प्लीज, अपने आप पढ़े लिखे हुए हैं तो इस तरह की बुली मत कीजिए। अगर आपको लाइक कॉम्पिटिशन करना है, अगर आप सच में किसी को अपना छोटा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो पढ़ाई पर कीजिए, अच्छी सोच पर कीजिए, अच्छी मेहनत पर कीजिए। आप उन चीजों पर करिए जहां पर सबके पास फेयर चांसेस हो। अगर कोई पर्सन यहाँ पर हो गया, उसके पास थोड़ा ना उसने कुछ जीता है, कुछ हो गया रैंडम है, ठीक है। तो नॉर्मली गलत है, लेकिन चलो उसको लोग चिढ़ाते होंगे, बुली करते हैं। तो उसने मोची जो नाम था उसको नाम चेंज करने के लिए डाला, लेकिन CBSE ने बोला कि नहीं, ये तो अलग है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये केस ये चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया। उसके बाद हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये एक अधिकार है जो कि होना चाहिए। द कोर्ट डिटरमाइन दैट द राइट टू वन आइडेंटिटी इज एन इनहेरिटेंट कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ एज एनशाइंड इन आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। तो
सीबीएसई का मानना ये था कि इस तरह से क्या होगा कि कंफ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है उनके जो डॉक्यूमेंट्स में। तो फिर आता है ग्लोबल मीन टेम्परेचर क्रॉस 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। देखिए 2015 में एक पेरिस क्लाइमेट डील होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है, ये टारगेट सेट किया जाता है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो किसी भी हालत में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो रिपोर्ट आई, उसने बोला है कि ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रीच कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सिटी सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट that 1.5 degrees Celsius threshold for the global mean temperature was breached in the first few days of the जून के कुछ महीने में, स्टार्टिंग कुछ महीने में ब्रीच कर दिया गया। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम दैट 1.5 डिग्री थ्रेशोल्ड हैज बीन सरपासिंग ड्यूरिंग द समर मंथ। The higher this ECMWF highlights that the earlier instances of the exceeding pre-industrial average by more than 1.5 degrees Celsius occurred in predominantly in the winters and spring season when deviation from the historical trend are more pronounced। तो ये देखने को मिलता था। खैर, तो इस तरह के आपने देखे होंगे 1.5 डिग्री तक ये माना जाता है कि हमारी जो अर्थ है उसको हम लोग कैटर कर सकते हैं। अगर 1.5 डिग्री ज़्यादा हो गया तब प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइक कैटास्ट्रोफिक हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसको माना गया है। और मैं आपको से बताऊँ तो एक्चुअली जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है तो लोग उसको बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1.5 डिग्री से पहले ही हम लोग सिमट जाएं। डेफिनेटली 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी है। ये क्या हुआ था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को बोला जाता है, लाइब्रेरी सोसाइटी का अभी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है। रिसेंटली हैड ए सेपरेट मीटिंग दैट रिजल्टेड इनटू अ सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन टू चेंज इट्स नेम टू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। मतलब क्या था, ये जो बिल्डिंग है इसका नाम हुआ करता था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अब ये बोल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर को नाम डाल के ये कहीं ना कहीं कल्ट वर्शिप को प्रमोट करता है। ये गलत भी है देखा जाए तो, कि प्राइम मिनिस्टर है तो सबका नाम होना चाहिए, तो एक के लिए हम क्यों बना रहे हैं। एक्चुअली किसी का नाम आना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत इंप्रेशन पैदा करता है। कुछ इसके आर्गुमेंट भी दिए जाते हैं कि अगर कोई किसी प्राइम मिनिस्टर ने जो आज लाइक हम लोग ये बोलते हैं किसी का नाम इसलिए नहीं प्रमोट करा जाता कि उसको इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, इलेक्शन होंगे तो उसको बेनिफिट होगा, नाम चल रहा है। तो ये बोला जाता है कि नेहरू जी तो अभी है ही नहीं यहाँ पर, उनके तो पहले एक तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम रखा जा सकता है। दूसरा ये है कि नेहरू जी को प्रमोट करने का फायदा या नुकसान कुछ है ही नहीं, लाइक इसमें इनको फायदा क्या मिलेगा नेहरू जी को, उनको थोड़ा इलेक्शन जीतने, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अगर आप उनको प्रमोट कर रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया, लोग उनको प्रमोट किया जा रहा है, दोनों ही व्यू पॉइंट है। तो अब आपके ऊपर है आपके क्या व्यूज हैं, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम हो गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। नाउ कम टू द लास्ट करंट अफेयर। ये आता है स्पेस गार्डन। इसके अंदर क्या है कि नासा के जो एस्ट्रोनॉट हैं जो कि ISS दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहली बार क्या हुआ है कि एक प्लांट ग्रो कर लिया है स्पेस में। तो ये बहुत बड़ी एक डिस्कवरी है या समथिंग इनोवेशन है कि जो फूड अगर जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको रिलाई करना पड़ता था कि जो फूड है अर्थ पर प्रिपेयर हुआ है उनको कैरी करना पड़ता था। अगर इस तरह से हम लोग ये ग्रो कर सकते हैं गार्डन को इन स्पेस, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। सो इन द पास्ट एक्सपेंसेस ऑफ द स्पेस आर रिमार्केबल डेवलपमेंट हैज बीन टेकिंग प्लेस इन द ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नासा astronaut have successfully cultivated space garden showcasing the potential of growing fresh food beyond the confine to the earth। तो हमारी अर्थ से बाहर भी हम लोग अच्छा फूड जो ग्रोइंग जो फ्रेश फूड है उसको उगा सकते हैं। दिस ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर हैव कैप्चर द अटेंशन ऑफ द बोथ साइंटिस्ट एंड स्पेस एंथुसियास्टिक। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। आप प्रमोट करेंगे तभी ये चैनल ग्रो हो सकता है और आपका सपोर्ट डेफिनेटली चाहिए होगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।